रेडियो कनपुरिया FM 90 पर आप हैं गुमनाम मुसाफिर के साथ। सुनो लगा के। अरे तू चिंता क्यों करता है? मैं हूं ना तेरे साथ। मेरे होते हुए तुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है, संयम ने अपने दोस्त को कहा। उसका दोस्त काफी कमजोर और डरपोक था। उसका सब मजाक उड़ाते थे। बबलू और उसके दोस्तों का ग्रुप तो उसके पीछे पड़ा रहता था। उसके परिवार में भी उसकी स्थिति कोई बेहतर नहीं होती थी। सौतेली माँ गाहे बगाहे काम के लिए दौड़ाती रहती थी और ना करने पर खाना भी नहीं मिलता था। भूखे पेट सोना बहुत मुश्किल होता था। उसे याद है जब वो 2 साल पहले 7 साल का था, तब एक दिन स्कूल से लौटने पर उसे उसकी माँ नहीं दिखी थी। घर में काफी रिश्तेदार जमा थे। कईयों की आंखों में उसने आंसू भी देखे थे। उसके बाद उसे कुछ ही दिनों में ये एहसास हो गया था कि उसकी माँ अब नहीं वापस आएगी। कुछ महीने ही बीते थे कि एक दिन पापा के साथ एक बहुत ही सुंदर औरत आई और चिंटू बेटा कहते हुए उसे सीने से लगा लिया। तब बुआ ने बताया कि यह उसकी माँ ही है जो रूप बदल कर आई है। उसकी कुछ समझ में नहीं आया, पर फिर भी वो बहुत खुश था। पर यह खुशियां सिर्फ कुछ दिनों की थी और फिर सब कुछ बदल गया। ऐसी ही एक सुबह वो स्कूल से आ रहा था कि बबलू ने और उसके दोस्तों ने घेर लिया। उसने भागने की बहुत कोशिश की, परंतु उसके छुपने की जगह से ही उसे ढूंढ लिया गया। वो सब उम्र में उससे बहुत बड़े थे। उन्होंने उसे उठाया और कीचड़ भरे गड्ढे में फेंक दिया और जब वो निकलने लगा तो उसके सीने पर लात मारकर उसे वापस गिरा दिया। वो सब चारों तरफ से उसे घेर कर उसके साथ फुटबॉल खेलने लगे, जिसमें बॉल वही था। लेकिन तभी कोई आया जो कि शरीर से काफी मजबूत लग रहा था। उसने आते ही बिना कुछ बोले सबको धूल चटा दी और सब भाग गए। उस दिन वो घर पहुंचा तब उसकी चोटों की परवाह ना करते हुए गंदे कपड़ों के लिए उसे पहली बार मार खानी पड़ी थी और खाना भी नहीं दिया गया। परंतु आज उसको इतना फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये उसको आदत पड़ चुकी थी। या एक बड़े भाई जैसा रक्षक मिलने की खुशी वो भी नहीं जानता था। उसके बाद वो किसी बड़े भाई की तरह उसका ख्याल रखने लगा। उसके होते हुए कोई उसे हाथ नहीं लगा सकता था। बबलू गैंग की तो हवा ही निकाल दी। वो तो दोबारा सामने आया ही नहीं। संयम उसे हमेशा कहता था कि हिम्मत वाला बन, वरना सब तुझे ऐसे ही दबाते रहेंगे और मैं कब तक तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। जब तक हूं तब तक तो करूंगा, लेकिन आगे तुम्हें पता है मैं पुलिस का बड़ा अफसर बनूंगा। अपराधी मेरे ख्याल से ही कांपेंगे। अगर मैं भी डरने लगा तो सबकी रक्षा कौन करेगा? इसी तरह तुम भी मजबूत बनो। और एक दिन वो गायब हो गया। कहाँ गया, कब गया, कोई नहीं जान पाया। बस गायब हो गया और फिर वापस नहीं मिला। पुलिस में भी उसकी रिपोर्ट की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं। किसी ने अफवाह उड़ा दी कि कोई तांत्रिक ले गया और उसकी बलि चढ़ा दी। सब लोग समय के साथ भूल गए, पर चिंटू नहीं भूला। सही मायनों में तो वो अब अनाथ हुआ था। हमेशा दबने वाला चिंटू अब बदल कर सामने आया। जब सौतेली माँ ने खाना देने से इनकार किया तब उसने गुस्से में पूरा खाना ही खराब कर दिया। जब हाथ उठाया गया तो उसने हाथ पकड़ लिया।
जब किसी ने उसके साथ मजाक करने की कोशिश की तब उसने उसकी अच्छी मरम्मत कर दी। कई साल बीत गए। कल का दब्बू चिंटू आज का दबंग आईपीएस आकाश बन गया था। शहर के अपराधियों में खौफ था उसका। जहां कहीं उसकी पोस्टिंग हुई वहां क्रिमिनल्स को बुरी तरह से धराशायी कर दिया उसने। अब अपने काम का लाभ उसे मिला और वो भी अपने ही शहर में। कुछ अजीबो गरीब कत्ल के केस उसके हाथ आए। कुछ लोग बड़े ही अजीब पैटर्न से मरे थे। उनकी एक एक हड्डी को तोड़कर उनके शरीर में गांठ लगाकर उनको गठरी की तरह बांध दिया जाता था। वो भी उनके जिंदा रहते ताकि वो तड़प तड़प कर मरे, तो कुछ के चबाए हुए अवशेष ही मिलते थे। एक दिन किसी ने आकाश को गुप्त खबर दी कि एक आदमी शहर के किले में छुपा हुआ है। उसे वहां घुसते निकलते कईयों ने कई बार देखा है। उसकी हरकतें संदिग्ध हैं। आकाश वहां टीम के साथ गया तो उसको चारों तरफ से घेर लिया गया। वो शहर के कुख्यात अपराधियों का साझा प्रयास था। उनके हथियार एकदम आधुनिक थे। आकाश के अपराध उन्मूलन से घबराकर उन्होंने उसके ही उन्मूलन का प्रयास किया। वो लोग अपनी सफलता को लेकर बहुत श्योर थे। आकाश को भी अब उन अपराधियों की सफलता में कोई संदेह नहीं रहा था। लेकिन उसके जबड़े आपस में भिड़ गए और उसने लड़ने की ठान ली। पुलिस टीम और क्रिमिनल टीम ने अपने अपने हथियार संभाल लिए। गजब हो गया। उस किले के सारे दरवाजे बंद हो गए और खुल ही नहीं रहे थे। गोलियां भी बेअसर हो रही थी। एक चमचे ने आकर घबराए हुए लहजे में अपने लीडर को कहा, क्या भौंक रहा है? ये लकड़ी के 100 साल पुराने दरवाजे कब तक टिकेंगे? चल मैं देखता हूं, उस लीडर ने कहा। लेकिन उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। वहां पर सबका ध्यान एकाएक एक दूसरे से हट गया। ये किला भूतिया है। यहाँ के बारे में सुना है कि यहाँ जो भी आया है उसे इस किले ने निगल लिया है। मैंने तो रॉकी भाई को बोला था कि किले की जगह कोई दूसरी जगह जाल बिछाते हैं, लेकिन माने ही नहीं। बोले कि अच्छा है, भूतिया है, अफवाह है, इसीलिए तो यहाँ कोई नहीं आएगा और पुलिस वाले कहाँ गायब हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। कि पापित है, बख्श लेती है सबको, भाग चलो यहाँ से। ऐसा कहते हुए उसने एक दरवाजे को खोला और बाहर निकलकर भागने लगा। एक जोरदार चीख गूंजी और सब के सब सन्न रह गए, क्योंकि उस दरवाजे के पीछे कोई फर्श नहीं था, बल्कि एक गड्ढा था जिसमें नुकीली कीलें लगी हुई थी, जिसमें गिरकर उसका अंत हो गया था। लेकिन सबके देखते ही देखते वो दरवाजा बंद हो गया। अचानक वहां तेज हवा का झोंका आया जो सबको छूकर गुजर गई। तब तक किसी को ये भान नहीं रहा कि सारे खिड़की दरवाजे तो बंद हैं। हवा कहां से आ गई? लेकिन स्थिति पर गौर तब गया जब कुछ आदमी वहां इस तरह गिर गए जैसे उन्हें बीच में से किसी ने काट दिया। ये देखकर वहां पर भगदड़ मच गई। जिसको जहां जगह मिली वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गोलियों से भी किसी दरवाजे पर खरोंच तक नहीं आई। इधर पुलिस वाले भी अपना प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनकी हालत भी बदमाशों से कुछ बेहतर नहीं थी।
दो हवलदार ने जैसे ही भागने के लिए एक कोना ढूंढा तो वहां पर पहले से ही दो अपराधी छुपे हुए थे। उनको देखकर एक बार तो हवलदारों की आंखें सिकुड़ी, लेकिन अभी दुश्मनी निभाने का समय ना था, तो यहाँ किले में कुछ अजीब हो रहा था और जिससे बचने का समय था। जैसे तैसे उन दो हवलदारों ने और उन दो अपराधियों ने मिलकर दरवाजा खोला, लेकिन खुलते ही उन चारों की चीख से वो किला गूंज उठा। वो दरवाजा किसी विशाल तीखे दांतों वाले मुंह का था, जिसकी लटकती जीभ कई गज लंबी थी। उन दांतों ने तीन को तो बेरहमी से चबा लिया, लेकिन एक अपराधी की टांग ही उखड़ी थी। वो दर्द से बिलबिलाते हुए पीछे हटा, लेकिन जुबान ने उसकी दूसरी टांग पकड़ के मुंह में खींच लिया और चबा डाला। रॉकी, जो इन अपराधियों का लीडर था, ये सब देख रहा था। आतंक और भय की अधिकता में उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और अपनी गन से अंधाधुंध फायर करने लगा उस किले की दीवारों पर। उसने अंधेपन में यह भी नहीं देखा कि उसने वहां मौजूद बहुत सारे आदमियों को ही भून डाला। उसकी उंगली ट्रिगर पर कसी रह गई। उसको होश तब आया जब उसकी गोलियां खत्म हो गई। उसके साथियों की लाशें बिछी हुई थी, साथ ही कुछ पुलिस वाले भी अपनी सांसें छोड़ चुके थे, लेकिन उसका ध्यान सामने की दीवार पर था, जहां गोलियां धंसी हुई थी और उन छेदों से खून बह रहा था। उसके डर और आश्चर्य का पार न रहा। यह स्थिति ज्यादा देर न रही जब एक झाड़ यानी कि एक फानूस का नुकीला हिस्सा ऊपर से आकर उसके सिर में घुस गया। आकाश ने देखा कि उस फानूस के बिजली के तार किसी चूषक की भांति रॉकी का खून चूस रहे थे। वो हरे पीले तार लाल हो गए। आकाश ने बिना सोचे उस झाड़ पर अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोलियां चला दी। झाड़ पर तो असर होना नहीं था। वो वापस ऊपर अपनी जगह पर खिंच गया और सेट हो गया। आकाश ने नोटिस किया कि वहां अब उसके अलावा कोई नहीं बचा था। उसको अब भी लग रहा था कि यहां से बचकर निकलना नामुमकिन है। उसने अपने जबड़े भींचे और तय कर लिया कि वो यूं हार नहीं मानेगा। अंतिम सांस तक निकलने की कोशिश करता रहेगा। उसने वहां पड़ी एक अपराधी की गन उठाई और ताबड़तोड़ दीवारों पर गोलियां बरसाने लगा। उसे यूं लगा जैसे किला चीख रहा हो। उसके घावों में से खून रिस रहा था। आकाश ने हैरत के साथ अनायास ही गोलियों से बंधी उस दीवार को छू लिया। उसे ये महसूस हुआ कि दीवार धड़क रही है। इतने में आकाश की पीठ से कुछ भारी सामान जोर से टकराया और आकाश की हड्डियां कड़कड़ा उठी। वो उसी दीवार से टकरा गया और पल भर में ही उसे बहुत कुछ दिखाई दे दिया। एक तांत्रिक, हर बार एक नया शिकार, बलि, आधे बेहोश लड़के लड़कियां, हवा में उठा गंडासा, खचाक की आवाज और बहता हुआ खून। वो खून धीरे धीरे किले की दीवारों से नींव में जाता हुआ और किले को जैसे पोषण मिलता हुआ। वो तांत्रिक तो चला जाता, पर अपने कुकृत्य का अंजाम पीछे ना देख पाता। फिर एक दिन उस तांत्रिक को ही इस किले ने पकड़ लिया और उसको पूरा का पूरा चबा डाला। आकाश की आंखें खुली तो उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि आज उसे अपने दोस्त के गायब होने का रहस्य पता चल गया था।
लेकिन फिलहाल उसे किले से निकलना था, तो उसने फुर्ती से वहाँ पड़ा एक चाकू उठाया और अपनी बेल्ट में खोस लिया। फिर उसने वहाँ पड़े हथियारों में से जितने वो ले सकता था उसे लिए और तैयार हो गया। तभी किले का फर्नीचर हवा में एक एक उड़ता आया और उस पर हमला करने लगा। कईयों पर उसने गोलियां चलाई, कईयों से वो किसी तरह बचा, कईयों से उसने चोटें भी खाई, लेकिन वो प्रयास करते करते थक गया। तभी उसे एक बात याद आई और वो पूरी ताकत लगाकर चिल्ला उठा, तुमने कहा था कि तुम्हारे होते हुए मुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तू हमेशा मेरे साथ है, भूल गया अपनी बात? उसके इतना कहते ही वहाँ एक जलजला सा आया और वहाँ का सामान बहुत ही तेजी से उछलने और इधर उधर गिरने लगा। तो उसी सामान में से एक केरोसिन का डिब्बा भी था जो उछलकर जड़ों पर जा गिरा। वो जड़ें पूरी केरोसिन से भीग गई और आकाश ने वापस अपना लाइटर हाथ में लिया और उन जड़ों में आग लगा दी। उसे यूं लगा जैसे वो किला चीख रहा। जड़ों ने आग पकड़ ली और धू धू कर जलने लगी। बंद किले में तेजी से धुआं भरने लगा। आकाश का भी दम घुटने लगा था। उसने उम्मीद अब छोड़ दी थी कि तभी पास वाला एक दरवाज़ा खुला। आकाश ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे से बाहर निकल गया। उसने पलट कर देखा तो उसे दिखाई दिया उसका दोस्त। वो दरवाजे पर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था, मानो कह रहा हो, अरे तू चिंता क्यों कर रहा है, मैं हूं ना तेरे साथ। मेरे होते तुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। कंपुरिया 90.0 सुनो कान लगा के।